हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नीट यूजी 2025 के लिए एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम वन शॉट वीडियो में सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर जो कि है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर है ये। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है, हम एंजियोस्पर्म्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने प्लांट्स पूरा प्लांट किंगडम में पढ़ा था, बहुत सारे टाइप के एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो वहाँ एंजियोस्पर्म में सिर्फ फ्लावर्स हमें देखने को मिले थे। तो हम यहाँ पे जो भी बातें करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की बातें करेंगे कि एंजियोस्पर्म में एक्चुअली में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज़ फ्लावर। फ्लावर क्या होते हैं? फ्लावर एक ऐसे ऑर्गन है प्लांट के, हम कह सकते हैं, या ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ओके, इट इज़ अ मीन्स। अब फ्लावर में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं? फ्लावर में एक हमारे पास होता है थैलेमस। थैलेमस के ऊपर 4 वर्ल्स होते हैं। ओके, थैलेमस के ऊपर हमारे पास 4 वर्ल्स होंगे। एक हो गया हमारे पास सेपल, सेपल आ गया हमारे पास। देन हमारे पास हो जाता है पेटल। अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें रफली, ओके, पेटल। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज, ये हमारे पास होगा कार्पेल और पिस्टिल। एंड देन वी हैव एंथर एंड फिलामेंट कंसिस्टिंग ऑफ स्टेमन। सो हमारे पास ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे। ऑलराइट, ना ये हमारे पास थैलेमस है, दिस इज सेपल, दिस इज अ पेटल, ये है स्टेमन, एंड दिस इज पिस्टिल और कार्पल। ओके, ये 4 पार्ट्स हैं हमारे पास एसेंशियल एक फ्लावर में। और कौन से फ्लावर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे? जब भी हम फ्लावर की बात कर रहे हैं तो इस फ्लावर में ये है हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये 4 पार्ट्स होंगे। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें मेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होने वाला है, दैट इज कॉल्ड अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे पास है स्टेमन, एंड पिस्टिल या कार्पेल जिसे हम कह रहे हैं दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये जो दोनों हैं इनको हम एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी फ्लावर कहते हैं। ओके, पिस्टिल के वर्ल्ड को, अगर बहुत सारे पिस्टिल होगा तो कंबाइन करके पिस्टिल के वर्ल्ड को हम कहेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। स्टेमन को कंबाइन करके हम बोलेंगे गाइनोशियम। ओके, पेटल्स का वर्ल्ड कहलाता है कोरोला, एंड सेपल का वर्ल्ड कहलाता है कैलिक्स। फाइन, तो हमने क्या बात की? पेटल्स को कंबाइन करके जितने भी पेटल्स हैं उनको हम बोलेंगे कोरोला, सेपल्स को कंबाइन करके हम बोलेंगे कैलिक्स, स्टेमन्स सारे कंबाइंड विल बी कॉल्ड एज एंड्रोशियम। ओके, स्टेमन इज एंड्रोशियम एंड कार्पल्स जो होंगे, जो फीमेल पार्ट है, वो हमारे हो जाएंगे गाइनोशियम। ठीक है, यहाँ पर हाँ, स्टेमन कंबाइन करके हम बोलेंगे एंड्रोशियम और पिस्टिलिया कार्पल गाइनोशियम। अब इनमें से हमारे पास 2 एसेंशियल वर्ल्स होते हैं जो होने ही चाहिए फ्लावर में। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये दोनों वर्ल्स एसेंशियल जो है ये होने ही चाहिए, दैट इज दिस। ये दोनों जो वर्ल्स हैं हमारे पास ये एसेंशियल वर्ल्स हैं। एसेंशियल वर्ल्ड मतलब इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। नॉन एसेंशियल वर्ल्ड्स में हमारे पास ये आते हैं, दीज आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल वर्ड्स। मतलब अगर ये नहीं भी होंगे तो भी रिप्रोडक्शन होगा, काम चल जाएगा। ओके, सो ये बेसिक एक डायग्राम और बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ फ्लावर। फ्लावर क्या होता है?
अब अगर हम फोकस करें थोड़ा सा, हमारे पास स्टेमन और कार्पल पर, तो स्टेमन और कार्पल में भी हमें कुछ पार्ट्स ध्यान रखने हैं। ओके, स्टेमन और कार्पल में हमें क्या पार्ट ध्यान रखने हैं, जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं सिर्फ कार्पल और स्टेमन। सो दिस इज अ कार्पल एंड यहाँ से हम एक स्टेमन ड्रॉ करते हैं, एक और स्टेमन, लाइक दिस। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू, ये हमारे पास है कार्पल या पिस्टिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस इज द ओवरी, ये होता है, ये जो लेंथ वाइज, ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमें दिख रहा है, ये होता है हमारे पास स्टाइल। एंड दिस पार्ट जहाँ पर आके पॉलन ग्रेन बैठता है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। एनसीईआरटी ने लिखा है दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन विच इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। तो यहाँ पर है हमारे पास स्टिग्मा। सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ऑल टुगेदर कंसिस्ट ऑफ कार्पल और पिस्टिल। अब हम आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये पार्ट हो गए हमारे पास फिलामेंट, जिसका प्रॉक्सिमल पार्ट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। प्रॉक्सिमल एंड इसे हम कहेंगे क्योंकि हम थैलेमस को एज अ बेस मान के चल रहे हैं। एंड डिस्टल पार्ट जो है दैट इज द एंथर, ये है एंथर। तो ये दोनों कंबाइन करके हमारा बनाता है स्टेमन or the male reproductive part. Pistil is the or carpel is the female reproductive part and stamen is the male reproductive part. कैसे याद रखेंगे? स्टेमन में मेन आ रहा है, मेन इज मेल, ओके, इस तरीके से याद रखते हैं। तो दूसरा जो है पिस्टिल या कार्पल इज फीमेल। सिंपल याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब हमें स्टार्ट करना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली में रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन मतलब वहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन, दैट इज द होल थिंग। अब फर्टिलाइजेशन के पहले कुछ तैयारियां होंगी, मतलब तैयारी क्या होगी, हमें गैमेट्स बनाने हैं, मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट्स। तो वो आ जाएगा हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के पहले जो कुछ भी तैयारियां चल रही है फ्लावर में, दैट विल बी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन्स पढ़ने वाले। तो सबसे पहले आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है स्टेमन। तो स्टेमन के बारे में हमने बेसिक नॉलेज ले लिया कि स्टेमन जो होता है हमारा काइंड ऑफ दिस, इस तरीके से है हमारे पास। एंड ये है फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर, ओके, स्टेमन पे। नाउ फिलामेंट तो लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो कि प्रॉक्सिमल एंड में कनेक्टेड रहता है टू द थैलेमस। आते हैं एंथर पर। एंथर को एनसीईआरटी ने कहा है इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। What does it mean when we say it is a bilobe structure? बाइलोब स्ट्रक्चर मतलब दो लोब्स है, दो पार्ट से डिवाइडेड है। जैसे ये एक लोब हो गया हमारे पास, दिस वन, और ये एक लोब हो गया हमारे पास। तो दो लोब्स, दो अलग अलग पार्ट्स एक जगह पर जॉइंट है, पर हम क्या बोलेंगे, वो दो अलग अलग पार्ट है जो एक साथ जॉइंट है, इस तरीके से। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बाइलोब स्ट्रक्चर। अब इस बाइलोब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम कट करके देखते हैं ये कैसा दिखता है एक्चुअली में, ओके। तो बाइलोब स्ट्रक्चर को जब हम इससे थोड़ा डिटेल में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
ओके, ये इस तरीके से दिख रहा है। लोब्स कौन से हैं? दिस इज अ लोब, ये एक लोब हो गया हमारे पास, दिस इज वन लोब, और ये जो है इस साइड दिस इज सेकेंड लोब। एक लोब में दो थीका होते हैं। थीका मतलब ये एक पोर्शन, ये एक पोर्शन, दो थीका। सो एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर जिसमें हर साइड, हर एक लोब में दो थीका है। तो बाइलोब एंड डाइथीकस। डाइथीकस मतलब दिस इज वन थीका, दिस इज अनदर थीका, और अगर हम दोनों लोब के कंसिडर करें तो चार थीका होंगे टोटल। सो इस पोर्शन को हम थीका कह रहे हैं। समझ में आया? नाउ अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस थीका में यहाँ पर क्या होता है। दिस इज एक थीका, दिस इज द सेकेंड वन। यहाँ पर हम ड्रॉ कर ले रहे हैं प्रॉपरली। नाउ चलो अब हम देखते हैं इसके वॉल्स क्या होते हैं। वॉल्स ऑफ पॉलन ग्रेन के अंदर हमने देखा चार थीका है हमारे पास, दो लोब में डिवाइडेड है, और इसे अब हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। दिस इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, एक माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। तो हमें देखना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने लेयर्स होते हैं, वो कैसे बने हुए होते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारे पास लेयर्स जो होंगे टोटल चार होते हैं। बाहर एपिडर्मिस, outermost, epidermis is the outermost, then comes endothelium, उसके बाद आते हैं मिडिल लेयर्स, एंड एट द लास्ट टैपेटम। ओके, सो अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये वाला लेयर हमारे पास एपिडर्मिस हो गया है, लाइक दिस। ये कंटिन्यू होगा एंडोथीसियम लेयर, ओके, दिस इज द एपिडर्मिस। ये हो जाएगा हमारा एंडोथीसियम लेयर। यहाँ पर हमारे पास मिडिल लेयर या मिडिल लैमेला, मिडिल पोर्शन, एंड ये वाला जो पोर्शन है दिस पोर्शन, सारे थीका में ठीक है। ये जो पोर्शन है दिस इज द टैपेटम, दिस कंसिस्ट ऑफ टैपेटम। नाउ ये लेयर्स क्यों है? दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ लेयर्स। क्या है यहाँ पर? ये जो तीन लेयर्स हैं हमारे पास, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ये हेल्प करते हैं एंथर को डेहिसेंस में। जब भी हमारे पास पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर बन चुके हैं, अब क्या होगा, उसे डेहिस होना होगा, दैट विल मतलब कि रप्चर होगा। ओके, रप्चर होने के बाद जो पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, उस रप्चर होने के प्रोसेस में ये तीन लेयर हेल्प करेंगे। सो दीज विल हेल्प इन डेहिसेंस।
रप्चरिंग के प्रोसेस को हम डेहिसेंस, वो टर्म यूज़ करते हैं हम डेहिसेंस। और जो टैपेटम है, दिस लेयर, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जितने भी हमारे सेल्स अंदर बन रहे हैं इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। सो टैपेटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट। और टैपेटम की एक स्पेशलिटी, इट हैज़ मोर देन वन न्यूक्लियस usually, okay, generally it has more than one nucleus and it is for the nourishment. Okay, simple. now इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, यहाँ पर सेल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स होंगे उन्हें हम नाम देते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू जो कि आगे विद सेल डिवीजन हमारे बनाएंगे पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू। और अभी इन स्पोरोजेनस टिश्यू की प्लॉइडी लेवल क्या है, 2n। ये फिलहाल के लिए 2n प्लॉइडी लेवल पर है। हमें गैमेट्स जो बनाना होता है वो n बनाना होता है, तो हमें क्या करना होगा, अल्टीमेटली हमें मियोसिस करना होगा। 2n से n बनाने के लिए हमें मियोसिस करना होगा। तो स्पोरोजेनस टिश्यू से हम क्या बनाएंगे, मेल गैमेट्स बनाएंगे एट लास्ट, ठीक है। तो उस प्रोसेस में हमें मियोसिस एज सेल डिवीजन को यूज़ करना होगा। नाउ अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू से हमारे पास माइक्रोस्पोर्स कैसे बन रहे हैं। अच्छा, ये जो हमने माइक्रोस्पोरेंजियम कहा, इसी का हम दूसरा नाम दे देते हैं। जब यहाँ पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं तो उनको नाम दे देते हैं पॉलन सैक। सो माइक्रोस्पोरेंजियम विल लेटर बी कॉल्ड एज पॉलन सैक, क्योंकि इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स बन के तैयार है। तो ये पॉलन ग्रेन की एज ए स्टोर करके रख रहे हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलन ग्रेन स्टोर है। जब पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो हम इनको नाम देते हैं पॉलन सैक, ठीक है। नाउ स्पोरोजेनस टिश्यू से हमें क्या बनाना है, हमारे पास जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसमें हर एक सेल, स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल डिप्लॉयड होता है, दैट इज 2n, और दैट इज अ पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हम उन्हें नाम देते हैं या तो पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल क्यों, क्योंकि ये आगे जाकर जनरेट करेंगे पॉलन ग्रेन्स, ओके, या माइक्रोस्पोर, ओके। सो इसलिए हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं PMC और MMC। नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पर आ रहा है, फीमेल पार्ट जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर जब हम गैमेट्स बनाएंगे तो वहाँ पर मेगास्पोर आएगा वर्ड। मेगा मीन्स लार्जर इन साइज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉलर इन साइज। तो मेल गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा स्मॉलर इन साइज होते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोर, एंड फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं मेगास्पोर, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, हमें यहाँ से माइक्रोस्पोर बनाना है। तो ईच पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे मियोसिस डिवीजन होता है, और जब हम मियोसिस करेंगे तो एक सेल से हमारे पास कितने सेल्स बनेंगे, 4। मियोसिस डिवीजन मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो 2n थे डिप्लॉयड थे, अब हम क्या बनाएंगे, वहाँ पर हैप्लॉयड सेल्स बनाएंगे और इन्हें हम अब नाम देते हैं माइक्रोस्पोर। और क्योंकि यहाँ पर 4 सेल्स बनेंगे तो हम यहाँ क्या नाम देंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ओके, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड ये इस तरीके से रहते हैं। अब जब
पॉलन ग्रेन बनता है तो हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन इज जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड एक दूसरे से डिसोसिएट अलग अलग हो जाते हैं, फिर हम बोलेंगे कि पॉलन ग्रेन्स है अब ये। दैट इज वाई हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, हमने यहाँ पर पढ़ा था स्पोरोजेनस टिश्यू। हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू ग्रो करके एक पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेता है, ओके और हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर्स। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाइनली हमारे पास क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कि जब एक दूसरे से अलग होंगे तो हम उन्हें बोलेंगे दैट इज पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन कहाँ पर होंगे, इसी के अंदर होंगे। तो अब हम इस पोर्शन को जो हमने बोला था माइक्रोस्पोरेंजियम, उसे अब हम बोलेंगे पॉलन सैक, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड जब एक दूसरे से अलग होंगे तो हम इन्हें कहेंगे पॉलन ग्रेन्स। फाइनली ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो डेहिसेंस ऑफ एंथर के थ्रू बाहर निकलेंगे एंड देन आगे जाकर स्टिग्मा पर लैंड करेंगे और उसके बाद आगे की प्रोसेस चलेंगी जो हम पढ़ेंगे इन द फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। अब हम पढ़ना है पॉलन ग्रेन, हमने बना लिया है, माइक्रोस्पोर टेट्राड जब डिसोसिएट होंगे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलन ग्रेन एक्चुअली में दिखते कैसे हैं। सो जब हम पॉलन ग्रेन की बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है, they have two type of covering, okay। हाँ ये रहा हमारा पॉलन ग्रेन। ये जो अंदर वाली कवरिंग है इसे हम कहते हैं इंटाइन, ये जो कवरिंग है इसे हम कहते हैं इंटाइन, और ये जो बाहर वाली कवरिंग है इसे हम कहते हैं एक्साइन। और यहाँ पर जो गैप्स छूटे हुए हैं एक्साइन के बीच बीच में गैप्स है, इन्हें हम कहेंगे जर्म पोर। दीज आर जर्म पोर। नाउ इंटाइन जो होता है, इंटाइन जो होता है वो सेल्यूलोज से बनता है एंड पेक्टिन, ओके। सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बनता है। और एक्साइन जो है वो बनता है एक बहुत ही रेजिस्टेंट केमिकल जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की खासियत ये है, स्पेशलिटी ये है कि एक बहुत ही एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट मटेरियल है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट मटेरियल किसके लिए है, इट इज अ रेजिस्टेंट टू हीट, टेम्परेचर, एल्कली, इन सब के लिए रेजिस्टेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी टेम्परेचर दे दे, कितने भी अल्कलाइन मीडियम में डाल दे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टूटेगा नहीं। द स्पोरोपोलेनिन ये डिग्रेड नहीं होगा। इसी वजह से क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स कई बार बहुत ही लंबे टाइम तक लाइक फॉर मेनी ईयर्स सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आउटर कवरिंग में एक बहुत ही रेजिस्टेंट सब्सटेंस ने प्रोटेक्ट करके रखा है उनको, ठीक है। सो दैट इज वाई समटाइम्स pollen grains are fossilized, या pollen grains को हम एज अ फॉसिल यूज कर लेते हैं कई बार एज एविडेंस। फॉसिल मतलब जो रिमेन्स होते हैं, डेड और डिकेइंग रिमेन्स, और जैसे जो प्लांट या एनिमल के कोई भी ऑर्गेनिक पार्ट्स हो, उनको जब भी हम प्रिजर्व कर लेते हैं उसे हम कहते हैं फॉसिल्स बन गए हैं या फॉसिलाइज्ड हो गए हैं। तो कई बार pollen grains भी एज अ फॉसिल हम मतलब ऐसे देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब pollen grain के अंदर क्या होता है, pollen grain में एक्चुअली यहाँ पर डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद यहाँ पर बनेंगे दो तरीके के सेल्स, ठीक है। pollen grain में क्या हो रहा है, ये है हमारा वैक्यूल pollen grain का, ओके। साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, और यहाँ पर अब होने वाला है
एसिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय एसिमेट्रिक स्पिंडल? एसिमेट्रिक स्पिंडल का मतलब कि एक सेल जो होगा वो हमारा फाइनली आफ्टर सेल डिवीजन, स्पिंडल कब बनेगा? सेल डिवीजन के टाइम पे बनता है, और जब हमारा सेल डिवीजन हो रहा है वहाँ पर इक्वली मतलब जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो इक्वल लेंथ के बनेंगे। पर यहाँ पर एसिमेट्रिक बन रहे हैं। एसिमेट्रिक क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जो सेल फाइनली हमें मिल रहा है डिवीजन के बाद वो भी अनइक्वल होगा, अनइक्वल इन साइज। दैट इज वाई हम यहाँ बोल रहे हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल बन रहे हैं। तो अनइक्वल इन साइज होने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो पॉलन ग्रेन होगा उसमें दो तरीके के सेल्स होने वाले, ये हमने बना लिया एसिमेट्रिक स्पिंडल। अब एसिमेट्रिक स्पिंडल के बाद हमें इस तरीके के दो सेल्स मिल जाएंगे यहाँ पर। एक ये सेल है हमारे पास एंड दिस विल बी अनदर सेल। ओके, दो सेल है यहाँ पर, ये बड़ा सेल और ये एक छोटा सेल। तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि जो स्मॉलर सेल है इट्स फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लार्जर सेल। ओके, ऐसा। नाउ दिस सेल इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव सेल। ये जो लार्जर सेल है दैट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव सेल, और ये जो स्मॉलर सेल है इसे नाम दिया जाता है जेनरेटिव सेल। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर दो न्यूक्लियस है, एक वेजिटेटिव सेल का और एक जेनरेटिव सेल का। तो इस कंडीशन में हम पॉलन ग्रेन को क्या कहेंगे? इट इज अ टू न्यूक्लिएटेड स्टेज या टू न्यूक्लियस स्टेज पॉलन ग्रेन। तो जब इस स्टेज पे पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं आफ्टर द डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर रप्चर करता है, डेहिस करता है, और इस स्टेज पर अगर पॉलन ग्रेन्स बाहर निकले तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो पॉलन ग्रेन्स टू न्यूक्लिएटेड स्टेज पर या टू न्यूक्लियस स्टेज पर बाहर निकल रहे हैं। तो ये केसेस अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और अदरवाइज क्या होता है? यहाँ पर ये जो जेनरेटिव सेल है ये एक माइटोसिस डिवीजन करेगा, और क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हम कर रहे हैं तो यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन करके यहाँ पर ये दो सेल बना लेगा। मियोसिस में हम 1 से 4 सेल बनाते थे, माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनते हैं। तो अदरवाइज जब माइटोसिस कर लेगा ये जेनरेटिव सेल के माइटोसिस से हमें क्या मिल जाएगा? 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिल जाएगा। कैसे 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिल जाएगा हमें? 3 न्यूक्लिएटेड मतलब एक ये न्यूक्लियस, और यहाँ पर जब माइटोसिस होगा तो दो न्यूक्लियस इनके और एक न्यूक्लियस इसका, 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो जाएगा। और इस टाइम पे इस स्टेज में अप्रॉक्सीमेटली 40% जो रिमेनिंग है हमारे पास 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन शेड होते हैं। तो मेजॉरिटी में 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज में ही शेड हो जाते हैं, बट 40% में 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज में शेड होते हैं। तो वहाँ हम क्या बोलेंगे? हमारे पास 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम प्लॉइडी लेवल की बात करें तो ये भी n होगा और ये भी n होगा, दोनों ही n है। प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड है। हमने जब माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात की थी तो वहाँ पर प्लॉइडी लेवल 2n था, डिप्लॉयड था ये, और जब हमने यहाँ पर म्योसिस कराया तो n हो गया। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है हमारे सारे के सारे n हैं, और यही आगे जाकर हमारे पॉलन ग्रेन्स बना रहे हैं। और पॉलन ग्रेन्स में यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी माइटोसिस डिवीजन होता है। एक माइटोसिस हुआ तो हमने 2 सेल बनाए, और जब दूसरा माइटोसिस हुआ तो यहाँ पर एक और सेल, मतलब टोटल 3 सेल बन गए। क्योंकि इसने माइटोसिस नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे? 4 सेल नहीं बने, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि 2 माइटोसिस डिवीजन होता है तो टोटल 4 सेल बनने चाहिए थे। बट माइटोसिस डिवीजन पहला जब हुआ तो 2 सेल बने नॉर्मली। इस वाले सेल ने कोई माइटोसिस नहीं किया, इस वाले सेल ने दोबारा से माइटोसिस किया, तो हमने इसलिए हमें क्या मिला? टोटल 3 सेल्स मिले और 3 न्यूक्लियस मिले। ठीक है, 3 न्यूक्लिएटेड सेल्स ने 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिले। यहाँ पर अलग सेल नहीं बन रहा है, एक और न्यूक्लियस बन रहा है। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने कवर कर लिया। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है?
Microsporogenesis is the formation of microspores or pollen grain from the microspore mother cell. तो जब भी हम microsporogenesis की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? What is microsporogenesis? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जब हम पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल से थ्रू मियोसिस पहले बनेंगे डायाड, तो हम इसे बोल देते हैं माइक्रोस्पोर डायाड, एंड देन आगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। सो ये कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक मियोसिस डिवीजन हो रहा है जिससे फाइनली हमें 4 सेल्स मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। पॉलन ग्रेन का हमने पढ़ लिया, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। पॉलन ग्रेन के बारे में 2 और टॉपिक है, दैट इज पॉलन एलर्जी और वायबिलिटी। तो सबसे पहले हम आते हैं वायबिलिटी पर। पॉलन ग्रेन्स में व्हाट डू वी मीन बाय वायबिलिटी? वायबिलिटी मतलब कितने टाइम तक पॉलन ग्रेन को अगर हम कितने टाइम बाद स्टिग्मा पर लैंड करता है और फिर भी वो फंक्शनल रहता है, तो दैट इज कॉल्ड द वायबल पीरियड। मतलब कितने टाइम तक पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन में काम आ सकता है। ओके, सो अगर हम बात करें वायबिलिटी की, तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गए, ओके, इन प्लांट्स में क्या होता है, वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स के लिए होते हैं। मतलब सिर्फ 30 मिनट्स, अगर पॉलन ग्रेन डेहिसेंस हुआ, पॉलन ग्रेन निकला है, वो अगर विद इन 30 मिनट्स में स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीशीज स्टिग्मा पर लैंड नहीं करता है तो उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर वो लैंड करे तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड द वायबिलिटी। और अगर हम कुछ फैमिलीज की बात करें जैसे लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी फैमिली, रोजेसी एंड सोलेनेसी, इन फैमिलीज में मंथ्स तक वायबिलिटी रहती है। मतलब कुछ मंथ्स तक भी अगर पॉलन ग्रेन इधर उधर हवा में घूमते रहे या फिर कुछ मंथ्स तक अगर वो स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो भी वो फंक्शनल होंगे, तो भी वो फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। पर यहाँ पर बहुत कम टाइम होता है। इसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स भले वो लैंड कर जाए स्टिग्मा पर वो फंक्शनल नहीं होंगे। नाउ कमिंग टू पॉलन एलर्जी, हमारे पास दूसरा टॉपिक जो है यहाँ पर पॉलन एलर्जी है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पॉलन एलर्जी? पॉलन एलर्जी मतलब एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, जो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो करती है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फॉरेन मटेरियल के लिए। अगर हमारी बॉडी एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है तो उसे हम कहते हैं एलर्जी। तो अगर पॉलन ग्रेन से कुछ भी एलर्जी होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, अब एलर्जी में क्या हो सकता है, छींक आ सकती है, आंखों में पानी आ सकता है, कई बार कुछ रैशेज हो सकते हैं बॉडी में। ठीक है, ये सारे एलर्जी के सिम्टम्स हैं, एलर्जी के इंडिकेशंस है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है ड्यू टू पॉलन ग्रेन, कि अगर कोई गया है किसी खेत में और वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स है सारे, अगर उसने इनहेल किया पॉलन ग्रेन और उसके बाद उसे अगर लगातार छींक आ रही है या आंखों में पानी आ रहा है या रनी नोज हो रहा है, इस तरीके से कुछ भी हो रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द पॉलन एलर्जी। ओके, बिकॉज बॉडी को वहाँ पर लग रहा है कि इससे मुझे कुछ खतरा है, तो बॉडी अपना एक इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। सो दिस इज कॉल्ड एज द पॉलन एलर्जी। नाउ पॉलन ग्रेन्स के कुछ फायदे भी है। पॉलन ग्रेन्स के क्या फायदे हैं, इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस?
एडवांटेजेस ये है कि पॉलन ग्रेन्स को एज अ सप्लीमेंट यूज किया जाता है, कई जगह पे सप्लीमेंट यूज किया जाता है पॉलन ग्रेन्स को फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में। फिर पॉलन ग्रेन्स को कई बार यूज किया जाता है एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। तो इन सारी चीज़ों में पॉलन ग्रेन्स को यूज़ किया जाता है। कई बार इसका मिसयूज़ भी हो जाता है, मतलब या फिर अब्यूज़ कह सकते हैं। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें पॉलन ग्रेन के बारे में, छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिसे कवर करना था। नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल गैमेट्स बनाने के प्रोसेस को हम कहेंगे मेगास्पोरेंजियम से बनेगा, मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। जैसे वहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पिस्टिल पर। फिर से एक बार, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पिस्टिल और अ कार्पल। यहाँ पर है हमारे पास स्टिग्मा, दैट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। ये है हमारे पास स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। ओवरी का ये जो कैविटी है, ये खाली जगह है, दैट इज कॉल्ड एज द लोक्यूल। लोक्यूल मतलब ओवेरियन कैविटी। यहां पर प्लेसेंटा से, ये हमारा हो गया प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है हमारे पास यहाँ ओव्यूल। ओके, ये हमारा ओव्यूल, दिस इज आवर प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से हमारा ओव्यूल अटैच्ड रहता है। अब इस ओव्यूल को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, इस ओव्यूल के अंदर बनता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सैक। तो जब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास एम्ब्रियो सैक बनेगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना होगा। तो ओव्यूल जो हमें पढ़ना है यहाँ पर एनसीईआरटी में, वो दिया है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब जो टर्न्ड होता है, 180 डिग्री टर्न्ड है। अगर हम इसे, जैसे ये है हमारे पास, अगर हम इस तरीके से सीधा बनाएं, अगर हम इस तरीके से सीधा बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अगर हम इसे 180 डिग्री टर्न कर दे रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एनाट्रोपस ओव्यूल। लेट्स सी ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये है हमारा फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज अ स्टॉक जिससे कि हमारा ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड रहेगा, दैट इज फ्यूनिकल। जिस जगह पर अटैचमेंट होगी, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। ये एक ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल। और जो अपोजिट एंड होता है या जो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, दैट इज कॉल्ड एज चलाजा।
ये दो जो हमें दिख रहे हैं, दीज आर इंटेग्यूमेंट्स। यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, यहाँ पर सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं। ओके, दीज सेल्स constitute the nucellus 2n, और ये है हमारे पास एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, ये है स्ट्रक्चर हमारा ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है उसका। न्यूसेलस का क्या रोल है? न्यूसेलस के एक सेल आगे चलकर बनाता है हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इस मेगास्पोर मदर सेल में आगे चलकर होंगे मियोसिस, जिससे फाइनली हमारे पास ये बनेगा एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहे हैं? न्यूसेलस के एक सेल से ही हमारे पास बन रहा है एम्ब्रियो सैक। अब हम आ जाते हैं न्यूसेलस से किस तरीके से बन रहा है एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर पर। नाउ व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम? जैसे हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम। सो हमारे पास जो ओव्यूल है दैट इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। अब हम वापस से एक बार बहुत ही सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। इंटेग्यूमेंट्स, और हमने बनाया ये अपना एम्ब्रियो सैक। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हमने जब देखा कि हमारे पास ये जो एम्ब्रियो सैक बना हुआ है, एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? एम्ब्रियो सैक जो है हमारे पास, इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। सो लेट्स सी, हमने क्या किया? एम्ब्रियो सैक पढ़ना है हमें। एम्ब्रियो सैक में क्या हो रहा है? ये जो मिडिल वाला स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, दिस इज आवर एग सेल। ठीक है, ये है हमारा एग सेल, और एग सेल के साइड में ये जो दो सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। ये है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के पास इस तरीके के जो ये वाइट कलर का मैंने बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड एज द फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड फिलीफॉर्म अपैरेटस। इनका काम क्या है? फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम है, जब भी पॉलन ट्यूब बनेगा, व्हेन द पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करेगा, वहाँ से पॉलन ट्यूब निकलेगा, तो पॉलन ट्यूब को ये गाइड करने का काम करेंगे कि पॉलन ट्यूब को गाइड करना है किस तरीके से, किस तरफ आना है। तो ये काम है सिनर्जिड्स का और फिलीफॉर्म अपैरेटस का। ओके, नाउ ये तीन सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। ये जो दो सेल यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्हें हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम में हमारे पास क्या है? दिस इज अ फ्यूनिकल। अगर पूरा मेगास्पोरेंजियम का हमें डायग्राम बनाना है
फ्यूनिकल जिस पॉइंट से अटैच रहता है दैट इज हाइलम. दीज आर इंटेग्यूमेंट्स. यहाँ पर हमारे पास है न्यूसेलस. ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में हमारे पास ये सारे सेल्स हैं. ओके, दिस इज द सेंट्रल सेल. ये हमारा कंप्लीट मेगास्पोरेंजियम है, और मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल. ठीक है. अब आते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस पर. हमने स्ट्रक्चर देख लिया बना, और कैसे बना ये देखना है. तो मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस जहां पर हम बना रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल से फाइनली हम क्या बनाएंगे? मेगास्पोर्स. सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. तो यहाँ पर क्या होता है? न्यूसेलस का एक सेल जो कि 2n होता है. ओके, दिस इज द 2n. न्यूसेलस का एक सेल जो 2n होता है उसे हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल. अब यहाँ से पहला डिवीजन होगा जिसमें बनने वाला है हमारे पास क्या? डायाड. तो मेगास्पोर डायाड बनेगा. और मेगास्पोर डायाड से एक और डिवीजन होगा जिससे हम बोलेंगे क्या बनने वाला है? मेगास्पोर टेट्राड. दिस इज कॉल्ड एज द मेगास्पोर टेट्राड. नाउ मेगास्पोर टेट्राड मतलब 4 सेल्स बन गए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. अब क्या होता है? इन 4 सेल्स में से 3 सेल जो होते हैं, 3 सेल डीजेनरेट कर जाएंगे और सिर्फ एक सेल जो है वो आगे फर्दर डेवलप करता है. तो 3 सेल्स क्या हो गए हैं हमारे पास यहाँ पर? डीजेनरेट हो गए, और सिर्फ ये वाला सेल आगे फर्दर डेवलपमेंट शो करेगा. तो जब इस सेल को हम आगे फर्दर बना रहे हैं तो यही सेल आगे जाकर क्या बना रहा है? हमारा एम्ब्रियो सैक. ठीक है. तो एम्ब्रियो सैक जो हमारा बन रहा है वो इस एक सेल से बन रहा है, और एम्ब्रियो सैक इज आवर फीमेल गैमेटोफाइट. जिसमें अब होता क्या है? जैसे हमने ये बनाया फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट में हमने क्या किया? सबसे पहले हमारे पास थे एक सेल और उसमें एक न्यूक्लियस. जो हमारे पास बचा हुआ सेल था, इसमें से जो 3 डीजनरेट हो गए, ये वाला सेल है, इसमें आगे डिवीजन होगा. इसमें क्या हो रहा है? इसके पास ओरिजिनली एक न्यूक्लियस है. यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा. एनसीईआरटी ने लिखा है स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होंगे पहले, सेल बाद में बनेगा. सेल मेम्ब्रेन्स जो है इनमें सेल के लेयर्स जो है वो बाद में बनेंगे, अभी नहीं बनेगा. अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है. तो यहाँ पर हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. तो यहाँ पर एक सेल से हमारे पास 2 सेल्स बन जाएंगे, और जब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो 2 न्यूक्लियस से अब क्या आगे डिवीजन होगा? तो 2 से 4 बनेंगे, और देन 4 से 8. तो हमारे पास टोटल कितने यहाँ पर डिविजन्स हो रहे हैं? 1 से हमने बनाया 2, इसका आगे डिवीजन हुआ तो हमने बनाया 4, एंड देन फर्दर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल 8 न्यूक्लियस बनेंगे. तो ये 8 न्यूक्लियस जो है वो अरेंज हो जाते हैं बाद में. ठीक है. जैसे 4 न्यूक्लियस एंड देन 4 न्यूक्लियस, और ये जब 4 न्यूक्लियस हमने बनाए हैं ये बाद में अरेंज हो जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में. तो जब हमारे पास अरेंजमेंट हो चुका है प्रॉपर, तो कुछ ऐसा दिखने वाला है जो हमने बनाया था. इधर एग सेल, साथ में सिनर्जिड्स, ये हमारे पास है एंटीपोडल्स, ये हमारे पास है 2 पोलर न्यूक्लियाई,
एंड इनके पास है फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, नाउ जब हम सेल बना रहे हैं तो यहाँ पर जब हम अगर सेल काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और ये जो सेंट्रल सेल है वो इस तरीके से है। ये एक सेल है, तो हमारे पास टोटल कितने सेल है? 7 सेल्स। और ये 7 सेल्स कब बने? एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है उसके बाद सारे सेल्स बने हैं। ठीक है, तो 7 सेल्स है और जब हम न्यूक्लियस की बात करें तो हमारे पास 3 3 6 एंड 7 8 न्यूक्लियस है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस, राइट? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। तो इस स्टेज ऑफ इस गैमेटोफाइट को इसलिए हम कहते हैं इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, जब फाइनली बन चुका है हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज द एम्ब्रियो स्टैक, तो हम क्या कहेंगे? इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। एम्ब्रियो सैक। और अगर इसे लेबल करना है, सो दिस इज आवर एग सेल। ये दो हैं हमारे पास सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में हमारे पास ये है फिलीफॉर्म अपैरेटस। दिस इज द सेंट्रल सेल। These are polar nuclei। ये 3 हैं एंटीपोडल्स। और किस एंड पर है? ये जो होगा हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइल इस साइड होगा और चलाजा इस साइड होगा। ओके, तो एंटीपोडल्स चलाजल एंड पर रहेंगे और माइक्रोपाइल जो है हमारा उस एंड पे रहेगा एग सेल एंड सिनर्जिड्स। ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, होपफुली क्लियर है ये सारा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉलिनेशन पर। अब अभी तक हमने फीमेल गैमेट्स बना लिया। फीमेल गैमेट मतलब फीमेल गैमेट कौन सा हुआ? ये जो एग सेल है, दिस इज आवर फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट कहाँ था? पॉलन ग्रेन के अंदर। तो पॉलन ग्रेन को इसीलिए कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है और मेल गैमेटोफाइट है। अब हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो निकला है एंथर से, बट उसे स्टिग्मा पर आके लैंड करना होगा, अपना पॉलन ट्यूब बनाना होगा, तभी वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। तो उस प्रोसेस जहाँ पर हम पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर लेकर आते हैं, सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा of a flower, stigma of a pistil in a flower is called as pollination। तो pollination की जब हम बात करें तो what is pollination? So pollination मतलब transfer of pollen grains stigma of a flower is called as the pollination। और pollination हमारे पास 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ओके, काइंड ऑफ pollination में हम पढ़ेंगे यहाँ पर 3 टाइप के pollination। नंबर 1 ऑटोगैमी, नंबर 2 हम पढ़ेंगे जीटोनोगैमी, एंड देन 3rd हम पढ़ेंगे जीनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी मतलब जब भी हम पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा था? बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? एक
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम स्टेमन कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं कार्पल। तो ऑटोगैमी में हम क्या बोलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma within the same flower। एक ही फ्लावर है, उसी का एंथर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्लावर, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला और यहाँ पर लैंड कर गया एक ही फ्लावर के अंदर, तो उसे हम कह रहे हैं ऑटोगैमी। खुद के ही फ्लावर में यहाँ पर पॉलिनेशन हो चुका है, दैट इज ऑटोगैमी। सो यहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होंगे जेनेटिकली सिमिलर होंगे, जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है इनमें, ठीक है। कमिंग तो जिटोनोगैमी में भी ऐसा ही कुछ होता है जहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर होंगे, बट ये थोड़ा डिफरेंट है ऑटोगैमी से। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of different flower, यहाँ फ्लावर डिफरेंट होगा, ऑफ सेम प्लांट। तो अब हमने क्या बोला, यहाँ पर दो फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट में यहाँ पर हमारे पास स्टिग्मा वाला एक फ्लावर है और दूसरा फ्लावर यहाँ पर है जिसके यहाँ पर एंथर है, ठीक है। तो प्लांट सेम है, बट क्या हुआ, यहाँ से पॉलन ग्रेन आया और पॉलन ग्रेन ने आके यहाँ लैंड किया, तो इस फ्लावर से इस फ्लावर में हो रहा है, बट द प्लांट इज सेम। तो यहाँ पर क्या हमने बोला, इसे हम कहते हैं जिटोनोगैमी, बट जेनेटिकली तो सिमिलर है क्योंकि प्लांट एक है, तो जेनेटिकली ये ऑटोगैमी जैसा है, बट एक्चुअली में क्योंकि फ्लावर चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, बट जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन जैसा है, ठीक है। अब हम आते हैं प्योर क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज द प्योर क्रॉस पॉलिनेशन, जहाँ पर हमने क्या किया है, ट्रांसफर किया है ऑफ pollen grain from anther to stigma of different plant। तो अब इस कंडीशन में क्या होने वाला है हमारे पास, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर एक प्लांट है जिसमें एक फ्लावर है, ये हमने ड्रॉ किया स्टिग्मा, ये दूसरा प्लांट है जिसमें एक फ्लावर है, हमारे पास है एंथर। तो इस कंडीशन में होने क्या वाला है, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ही डिफरेंट है, तो जेनेटिकली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है और वैसे तो क्रॉस पॉलिनेशन है ही, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे प्योर क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी। ऑटोगैमी जो हमारा होता है, ऑटोगैमी इज अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन जहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर होने वाला है। जिटोनोगैमी में भी जेनेटिकली सिमिलर होंगे मेल फीमेल गैमेट्स, बट हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ फ्लावर चेंज हो रहा है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और जीनोगैमी इज प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हम बेसिकली कवर करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो एजेंट्स काम आते हैं, जिससे हमने बोला जीनोगैमी। जीनोगैमी इज ट्रू टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में तीन टाइप के एजेंट्स होंगे, हमें तीन टाइप के एजेंट्स हमारे पास होते हैं। एक हम बोलते हैं जूफिली। जूफिली में क्या आता है, जब हमने एनिमल्स को, किसी भी फॉर्म ऑफ एनिमल्स या बायोटिक एजेंट्स को जब हम यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए, जब बायोटिक एजेंट्स पॉलिनेशन करते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं जूफिली। ओके, तो जूफिली में मेनली हमारे बायोटिक एजेंट्स आते हैं, बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। और मैक्सिमम प्लांट्स में बायोटिक एजेंट से ही पॉलिनेशन किया जाता है। बहुत कम प्लांट्स में हमारे पास विंड एंड वाटर पॉलिनेशन के
इवेंट्स होते हैं। ओके, अब बायोटिक एजेंट्स में जैसे क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो यहाँ पर हो सकते हैं हमारे पास इंसेक्ट्स, फिर हमारे पास बीज, एग्जाम्पल में है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में जैसे आ गए हमारे पास हनी बी, मॉथ, ये सारे इंसेक्ट्स में आ जाएंगे। कुछ एनिमल्स, कुछ रेप्टाइल्स, कुछ और एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल स्नेल, बैट, मैमल्स में आ गए, मंकी, लेमूर, ये भी मैमल्स में आ गए। अब जैसे इंसेक्ट्स ने अगर पॉलिनेशन किया तो उसे हम कहते हैं इंटोमोफिली। ठीक है, इंटोमोफिली। अगर स्पेसिफिक नाम दिया जाए तो, क्योंकि इंसेक्ट्स की स्टडी को हम बोलते हैं इंटोमो, मीन्स जो होता है वो इंसेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ओके, इंटोमोलॉजी इंसेक्ट के स्टडी होते हैं। तो जब भी इंसेक्ट्स पॉलिनेशन कर रहे हैं, इंसेक्ट एक बायोटिक एजेंट है, इंसेक्ट पॉलिनेशन करेंगे, हम बोलेंगे इंटोमोफिली। इसी तरीके से रेप्टाइल्स, स्नेल्स, बैट एंड मंकी, लेमूर, ये सारे मैमल्स जो होते हैं ये भी पॉलिनेशन में कई बार हेल्प करेंगे। कैसे पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे? जानबूझ के, इन्हें पता नहीं है कि पॉलिनेशन क्या होता है, बट जानबूझ के ये नहीं करने वाले हैं। क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हनी बी है, हनी बी एक फ्लावर पर बैठेंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें नेक्टर चाहिए। तो एक फ्लावर मान लेते हैं हम, यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर ये है हमारे पास एंथर, और ये दूसरे फ्लावर का ये हो गया हमारे पास स्टिग्मा। हनी बी एक बार इस फ्लावर पर बैठे आकर, ओके, और दूसरी बार क्या हो गया कि वो अगले फ्लावर पर भी यहाँ पर जाकर बैठ गए हैं। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जब ये फ्लावर पर आ रहे हैं तो हो सकता है कि इनके जो एंथर जो डेhiscence हुआ है, इसकी वजह से एंथर से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकले, ये इनमें स्टिक हो जाए, इनके बॉडी में स्टिक हो जाए, और जब ये वापस से जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में कहीं पर भी टच होंगे तो यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर देंगे। सिंपल, इसी तरीके से होता है पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर पॉलिनेशन, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर से जब हम पॉलिनेशन करवाते हैं, वाटर से जब पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। अब वाटर से पॉलिनेशन जो होता है वो लीस्ट होता है, सबसे कम, ऑलमोस्ट सिर्फ 30 जेनेरा में लिमिटेड है, और वो भी 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉटिलिडेंस प्लांट। मोनोकॉट्स के 30 जेनेरा में सिर्फ ये लिमिटेड है जहाँ पर वाटर से पॉलिनेशन किया जाता है। सो इट इज लीस्ट प्रेफर्ड बाय नेचर। ओके, सो लीस्ट इसमें होता है। अब वाटर की जब हम पॉलिनेशन करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स है प्लांट्स के जहाँ पर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से प्लांट्स हैं हमारे पास? वैलिसिनेरिया, ये एनसीईआरटी में दिया एग्जाम्पल, वैलिसिनेरिया, ज़ोस्टेरा। ओके, ये दो तो याद रखने ही रखने हैं क्योंकि इनका स्पेसिफिकेशन दिया है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली जो है वाटर में रहते हैं, फिर भी उनका पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है। जैसे हमने बात कर दिया यहाँ पर, अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो सम वाटर या सम एक्वेटिक प्लांट्स which are not pollinated by water. तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आएगा एक वाटर हाइसिंथ, एंड वाटर लिली या लोटस। ठीक है, वाटर लिली। वाटर लिली में क्या होता है, इन प्लांट्स में क्या होगा, ये
मान लेते हैं ये सरफेस ऑफ वाटर है, तो सरफेस ऑफ वाटर यहाँ पर इनके फ्लावर्स होंगे, यहाँ पर इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो जब भी हम बात करें तो इस सरफेस पे, तो वाटर के ऊपर है क्योंकि इनके फ्लावर्स, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो यहाँ पर जब भी पॉलिनेशन होगा इंसेक्ट के थ्रू या किसी भी एनिमल के थ्रू या विंड के थ्रू हो सकता है। सो नॉट बाय वाटर, वाटर से कोई लेना देना नहीं है पॉलिनेशन में। लेकिन जब हम बात करते हैं वेलिसिनेरिया की और ज़ोस्टेरा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे वेलिसिनेरिया का स्पेसिफिक दिया है एग्जाम्पल एनसीईआरटी में। वेलिसिनेरिया में क्या होते हैं, वेलिसिनेरिया के भी जो प्लांट्स होते हैं वो सरफेस ऑफ वाटर पर होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर होंगे सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर के ऊपर, लेवल के ऊपर होते हैं, और ये सरफेस ऑफ वाटर पर होते हैं बिल्कुल यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, ये ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बिल्कुल इसके मेल जो गैमेट्स होते हैं, मेल फ्लावर्स होते हैं, वो बिल्कुल आसपास होते हैं, छोटे से होते हैं। तो क्या होता है कि वाटर के थ्रू ये फ्लो करके फीमेल फ्लावर या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर के पास जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर पॉलिनेशन होता है फाइनली। अब ज़ोस्टेरा में क्या होता है, ज़ोस्टेरा के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं। ओके, तो ज़ोस्टेरा के मेल गैमेट्स आर रिबन लाइक। या हम बोल सकते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिनमें मेल गैमेट नहीं, पॉलन ग्रेन्स रिबन लाइक होते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में वाटर सरफेस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, इनके जो फ्लावर्स हैं तो वाटर सरफेस के नीचे प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्योंकि वाटर के करंट के साथ यहाँ पर फ्लो हो रहा है इनके जो पॉलन ग्रेन्स है, और उसके बाद यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वाटर सरफेस के नीचे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पॉलिनेशन फाइनली हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल दिया है। ओके, अब एक और चीज़ यहाँ पर ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स वाटर के थ्रू जा रहे हैं तो उनको वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। ओके, इनके ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जो वाटर से प्रोटेक्ट करके रखती है। म्यूसिलेज की कवरिंग होगी जो वाटर से प्रोटेक्ट करके रखेगी पूरे में। ओके, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में ही रहने वाले हैं ये हो गया हमारा सेकंड। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास पॉलिनेशन थ्रू विंड है, थर्ड। पॉलिनेशन थ्रू विंड। नाउ पॉलिनेशन थ्रू विंड जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विंड पॉलिनेशन में कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कुछ अडेप्टेशंस होते हैं फ्लावर्स के विंड पॉलिनेशन होने के लिए। सबसे पहले क्या आता है इसमें, अगर हम अडेप्टेशंस की बात करें तो फर्स्ट कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होंगे उनमें, जैसे हमने इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात की, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की खासियत ये होती है कि उनके जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होंगे। क्यों? क्योंकि उनको इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करना है। बट यहाँ पर पेटल्स कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में नेक्टर होगा जिसका एक स्मेल आएगा, उस स्मेल से भी इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे या एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे। तो ये दो रीज़न, या तो कलरफुल फ्लावर, ब्राइट फ्लावर्स रहते हैं, या तो नेक्टर, इनके वजह से एनिमल्स या इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से पॉलिनेशन कॉज होता है। अब विंड और वाटर में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, इवन वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में भी कोई भी कलर बहुत ब्राइट कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्वीट स्मेल ऑफ नेक्टर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, पॉलिनेशन थ्रू विंड में फ्लावर्स आर डल कलर्ड एंड नो स्वीट स्मेल, या फिर हम बोल सकते हैं ओडर होता नहीं है तो ओडरलेस एंड ओडरलेस। सो फ्लावर्स आर कलरलेस एंड ओडरलेस। नेक्स्ट, यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, ऐसे फ्लावर्स में जब पॉलन ग्रेन्स होंगे तो वो क्योंकि विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उनका लाइट वेट होना ज़रूरी है। सो सेकेंड हमारे पास क्या है स्पेसिफिकेशंस, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट वेट एज वेल एज ड्राई। ओके, जितने ड्राई होंगे उतने लाइट वेट होंगे, तो ड्राई एंड लाइट वेट। नेक्स्ट, थर्ड थिंग क्या है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के स्पेसिफिकेशन में कि इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो एयर में बहुत इजीली, मतलब ऐसे होते हैं कि वो फ्लो करे।
फॉर एग्जाम्पल स्टेमन्स, स्टेमन आर वेल एक्सपोज्ड, स्टेमन आर वेल एक्सपोज्ड। क्यों वेल एक्सपोज्ड होते हैं? ताकि जब डेहिसेंस हो एंथर का तो वहाँ से जो पॉलन ग्रेन निकले वो ईजिली हवा में फैल सके। तो स्टेमन आर वेल एक्सपोज्ड, प्लस यहाँ पर जो स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा आर स्टिकी। स्टिग्मा को स्टिकी होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज चांसेस है कि फ्लावर जब एयर पास हो रहा है थ्रू स्टिग्मा, तो वहाँ पर अगर स्टिग्मा स्टिकी होगा तो वो पॉलन ग्रेन्स आकर वहाँ पर चिपक जाएंगे, एयर करंट के इन्फ्लुएंस में और आगे फ्लो करके नहीं चले जाए, क्योंकि हमें उसे रखना है, क्योंकि एयर के थ्रू अगर पॉलन आया है तो उसके थ्रू वो स्वीप आउट हो सकता है। तो इस वजह से स्टिग्मा को स्टिकी होना ज़रूरी है। एक और चीज़, एक और खासियत बात, इनके पास सिंगल ओव्यूल होते हैं इन ईच ओवरी, इन ओवरीज सिंगल ओव्यूल, यूजुअली सिंगल ओव्यूल होते हैं, मल्टीपल ओव्यूल्स नहीं होते हैं इस टाइप के फ्लावर में। ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास आता है इस टाइप के फ्लावर में, फॉर एग्जाम्पल कॉर्न कॉब, जो मकई होती है, मेज़ होते हैं, उनमें इस तरीके से ये जो हैरी चीज़ें दिखती है ना हमें, ये उनका क्या होता है? पिस्टिल और कार्पल। ये जो हैरी चीज़ें मक्के में दिखती है हमें, दैट इज़ पिस्टिल और कार्पल। तो ये फेदरी होती है। फेदरी क्यों हो गई? ताकि हम पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सकें। ओके, तो ये हमारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन यहाँ पर कवर्ड होता है। अब हमें यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइस के पहले एक चीज़ और कवर करने हैं इसमें, कि जब भी हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो फ्लावर को तो यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है या प्लांट्स को यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है कि पॉलिनेशन हो रहा है, पर इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को क्या फ़ायदा हो रहा है? फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स का एक ये फ़ायदा है कि उन्हें नेक्टर मिल जा रहा है। तो फ्लोरल रिवॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्लोरल रिवॉर्ड्स आता है। फ्लोरल रिवॉर्ड्स में सबसे पहले नेक्टर आ जाएगा। नेक्टर जो इंसेक्ट्स में मिल जाता है, इंसेक्ट्स को मिल जाता है नेक्टर। नेक्स्ट है कि उन्हें एक प्लेस मिल जाता है, प्लेस टू ले देयर एग्स, ये इन्हें मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इस तरीके से ओवरी है, तो कुछ इंसेक्ट्स क्या करेंगे, इस जगह पर ओवरी, इस जगह पर जो ओवेरियन कैविटी होता है जिसे हम लोक्यूल कहते हैं, यहाँ पर अपने एग्स ले कर देते हैं। और यहाँ पर ये एग्स ले करेंगे तो जैसे ही एग्स में से जो भी इनका लार्वा निकलेगा तो वो क्या होगा, यहाँ के थ्रू उसके बाद फिर ये बाहर निकल जाएगा। सो डेवलपमेंट यहीं पर हो रहा है और प्रोटेक्शन इनको मिल रहा है। तो एक सेफ प्लेस या एक शेल्टर मिल रहा है प्लस प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो दे गेट अ प्लेस टू ले देयर एग्स। नाउ थर्ड क्या हो सकता है, इनको पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं। पॉलन ग्रेन्स फॉर न्यूट्रिशन। पॉलन ग्रेन्स में क्योंकि न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे पॉलन ग्रेन्स को खाया जाता है, हम लोग खाते हैं फॉर न्यूट्रिशन पर्पस, तो इनके लिए भी एज अ न्यूट्रिशन काम करता है। सो दीज आर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स विच इंसेक्ट और एनिमल्स गेट एज अ रिटर्न फॉर पॉलिनेशन। ओके, फ्लोरल रिवॉर्ड्स एज अ रिटर्न गिफ्ट फॉर पॉलिनेशन। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। नाउ व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज एंड व्हाट इज इन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग कुछ है तो इन ब्रीडिंग भी कुछ होना चाहिए। इन ब्रीडिंग मतलब अगर हम लगातार वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, सेल्फ क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इन ब्रीडिंग। सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, तो इन ब्रीडिंग के केस में क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट जो हो इकट्ठा होने लग जाते हैं। जब रिसेसिव ट्रेट्स इकट्ठा होंगे तो मोस्टली जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। तो अगर रिसेसिव ट्रेट बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगे ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या चांसेस है कि वो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ख़राब चीज़ें एक्यूमुलेट होगी, तो हमारे जो प्लांट्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, सीड्स है, ख़राब क्वालिटी के होंगे। तो इसीलिए
नेचर ने कुछ ऐसे प्लान्स किए हैं जिसकी वजह से हम सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब है, होना ही नहीं चाहिए, कुछ फ्लावर्स में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन ज़रूरी भी है कुछ फ्लावर्स के लिए, और सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज दे विल क्रिएट सम एक्यूमुलेशन ऑफ द अनवांटेड कैरेक्टर्स। तो नेचर ने ऐसे क्या प्लान्स किए हैं, नेचर की तरफ से ऐसे क्या इंतजाम किए गए जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा सके। सो दे आर कॉल्ड द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन रोकें और जहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो सबसे पहले डिफरेंस इन टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्टेमन एंड कार्पल। अब अगर एक फ्लावर है, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर स्टेमन और कार्पल दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं तो चांसेस है कि स्टेमन से जो पॉलन ग्रेन्स आएगा वो कार्पल में चला जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। पर अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन पहले मैच्योर हो गया, कार्पल अभी मैच्योर हुआ ही नहीं है, तो अगर कार्पल अभी मैच्योर हुआ नहीं है तो कार्पल के क्या पार्ट्स होते हैं, हमने पढ़ा था, दिस इज द कार्पल एंड दिस इज अ स्टेमन। तो अगर कार्पल मैच्योर नहीं हुआ है तो स्टेमन के पॉलन ग्रेन्स आकर यहाँ पर लैंड भी कर जाएंगे तो भी आगे के प्रोसेस नहीं होगा। या फिर कार्पल मैच्योर हो चुका है, स्टेमन में से अभी पॉलन ग्रेन्स निकले ही नहीं, एंथर डेhiscence हुआ नहीं, पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हुए नहीं, पॉलन ग्रेन्स बने नहीं है, तो यहाँ पर ये मैच्योर हो चुका है, तो यहाँ पर किसी और प्लांट के पॉलन ग्रेन्स आकर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या हुआ, हमने किसी भी एक तरीके से इधर इसको पहले मैच्योर कर दिया और इसको पहले मैच्योर कर दिया और दूसरा जो पार्ट है उसके मैच्योरेशन टाइम में गैप क्रिएट कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस कम हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन को हमने प्रिवेंट किया। तो ये एक तरीका है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस एक कहा जाता है, एक टाइप का आउट ब्रीडिंग डिवाइस है बाय नेचर। हमने कुछ नहीं किया, नेचुरली ये पहले मैच्योर हो गया, ये बाद में मैच्योर हुआ, या फिर ये पहले मैच्योर हो गया, ये बाद में मैच्योर हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास होगा डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ स्टेमन एंड कार्पल, या फिर स्टिग्मा हम बोल सकते हैं, कार्पल में स्टिग्मा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो डिफरेंट प्लेसमेंट, अगर प्लेसमेंट ही डिफर हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा इस तरीके का है, मतलब दोनों सेम लेवल पर नहीं आए, कार्पल और हमारा जो स्टेमन है सेम लेवल पर नहीं आए, इस तरीके का प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि यहाँ पर जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे तो यहाँ पर लैंड होंगे। ऐसा नहीं कि प्रिवेंट हो जाएगा कम्प्लीटली, बट चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ स्टेमन एंड कार्पल भी एक तरीका है, एक टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस है जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस को कम करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस को बढ़ाते हैं। थर्ड तरीका है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? ऐसा हुआ है बाय नेचर, ठीक है, नेचुरली ऐसा हुआ है कि अगर हमारे एक प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स अगर इस प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड भी कर गए तो भी स्टिग्मा इसे रिसीव नहीं करेगा। स्टिग्मा विल से कि दिस इज नॉट कंपैटिबल विथ मी, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को ही रिसीव करेगा। सो इसे हम कहते हैं अपने प्लांट के पॉलन ग्रेन्स से इनकम्पैटिबल बिहेवियर शो करना। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये भी एक तरीका है जिससे कि क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन प्रोमोट हो रहा है। ओके,
नेक्स्ट, फोर्थ तरीका हमारे पास, फोर्थ तरीका हमारे पास डायोशियस प्लांट और डायोशी। नाउ व्हाट इज मोनोशियस एंड व्हाट इज डायोशियस? मोनोशियस मतलब एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल पार्ट्स होना। अब मोनोशियस प्लांट अगर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक प्लांट है, इसमें मल्टीपल फ्लावर्स हैं, हमने क्या बोला? मोनोशियस का मतलब होता है एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल पार्ट होना। फ्लावर में दो तरीके से हो सकता है मोनोशियस कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास प्लांट है जिसमें यहाँ पर स्टिग्मा भी है और एंथर भी है, तो एक ही फ्लावर के अंदर हो गया हमारे पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसको भी हम मोनोशियस कंडीशन कहेंगे। और अगर ऐसा हुआ, ये कंडीशन के अलावा अगर ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जो फ्लावर है उसमें, हमारे पास जो प्लांट है उसमें कुछ फ्लावर्स मेल है प्योरली और कुछ फ्लावर्स फीमेल है, ओके, कुछ फ्लावर्स मेल है कुछ फीमेल है, तो भी हमने क्या बोला? प्लांट बॉडी एक है, एक बॉडी के अंदर मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होने चाहिए, उसे हम कहते हैं मोनोशियस। तो यहाँ पर अगर एक प्लांट बॉडी जो है इसी के अंदर मेल फ्लावर भी है फीमेल फ्लावर भी, इसमें भी हम मोनोशियस कंडीशन कहेंगे। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन होगा, कहने को हम बोल सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन ये जिटोनोगैमी में आएगा। जेनेटिकली सेम है तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, हमें जेनेटिकली पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये भी ना हो, तो इसलिए क्या होना चाहिए डायोशियस प्लांट में, जहाँ पर डायोशियस प्लांट का मतलब हमारे पास प्लांट बॉडी ही दो अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स आएंगे और यहाँ पर इस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर्स ही आएंगे। इस कंडीशन, अगर ऐसा कंडीशन है तो चांसेस कम है कि यहाँ पर चांसेस कम क्या है, चांसेस खत्म ही है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, क्योंकि इस प्लांट और इस प्लांट का जेनेटिक जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग है, स्पीशीज सेम है लेकिन जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग है। तो क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो डायोशियस प्लांट मतलब एक प्लांट जो है वो पूरा का पूरा फीमेल है, एक प्लांट जो है वो पूरा का पूरा मेल है, मतलब मेल फ्लावर्स कैरी कर रहा है और ये फीमेल फ्लावर्स कैरी कर रहे हैं। इस तरीके को हम नहीं कहेंगे डायोशियस, जहाँ पर एक प्लांट में कुछ फ्लावर्स फीमेल है कुछ फ्लावर्स मेल है, इसको नहीं कंसिडर करेंगे, ये हमारा मोनोशियस में आएगा। ठीक है, दिस इज द मोनोशियस कंडीशन। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें डायोशियस चाहिए, ये चाहिए हमें। अच्छा, इस कंडीशन में एक चीज़ रह गया था कि अगर हमने बोला कि स्टेमन पहले मैच्योर कर गया है, कार्पल बाद में मैच्योर किया है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटो एंड्री। ओके, स्टेमन अगर पहले मैच्योर कर गया है तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, प्रोटो एंड्री। एंड्री मीन्स रिलेटेड टू एंड्रोशियम, प्रोटो मीन्स पहले, तो पहले एंड्रोशियम मैच्योर हुआ है, दैट इज पहले स्टेमन मैच्योर हुआ है। अगर ये मैच्योर पहले होता है तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रोटोगाइनी। प्रोटो मीन्स पहले और गाइनी, तो हमें सबको पता है गाइनी फीमेल से रिलेटेड होता है, तो प्रोटोगाइनी एंड प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री कब, जब स्टेमन पहले मैच्योर हुआ है कार्पल बाद में हो। प्रोटोगाइनी कब, कार्पल पहले मैच्योर हो चुका है स्टेमन बाद में। कब होगा ये, बायसेक्सुअल फ्लावर में, नॉट मोनोसेक्सुअल, नॉट यूनिसेक्सुअल, ओके सॉरी। तो ये हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आते हैं। नेक्स्ट है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब क्या होगा, हमने अभी तक सारी तैयारियां कर ली, हमने मेल गैमेट्स बना लिए, हमने फीमेल गैमेट्स बना लिए, हमने पॉलिनेशन करवा लिया, हमने पॉलिनेशन के रिवॉर्ड्स दे दिए एनिमल्स को, सब कुछ हो चुका है। अब हमें एक्चुअल इवेंट पे आना है जो फर्टिलाइजेशन। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन विल लीड टू फर्टिलाइजेशन। नाउ लीड टू जरूरी नहीं है पॉलन पिस्टल, हर पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन का एंड फर्टिलाइजेशन सही होगा, हर एक पॉलन ग्रेन जो बैठेगा विल कॉज फर्टिलाइजेशन, जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। क्या होता है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में, सबसे पहले ये हमने बना लिया एक पिस्टल और अ कार्पल, और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, दिस इज द ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल है, और हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो सैक।
ठीक है, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड हो गया। ना हम क्या कर रहे हैं, अब एक पॉलन ग्रेन, मल्टीपल पॉलन ग्रेन्स आ सकते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आए, पॉलन ग्रेन से क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा। पॉलन ट्यूब कहाँ से बनना शुरू होता है, हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन में क्या है, पॉलन ग्रेन अंदर का लेयर इंटाइन, बाहर का लेयर होता है एक्साइन, और एक्साइन के बीच बीच में इस तरीके के जर्म पोर्स होते हैं। तो ये जो जर्म पोर है इनसे निकलेगा पॉलन ट्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से पॉलन ट्यूब बनना शुरू होगा जर्म पोर से। ओके, पॉलन ट्यूब बनना शुरू हुआ। अब जब पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो रहा है तो यहाँ पर क्या आने लगेंगे हमारे पास, मेल गैमेट्स एंड वेजिटेटिव सेल का भी न्यूक्लियस हमारा आने लगेगा। तो यहाँ पर 3 हमें न्यूक्लियस नीचे की तरफ जाते दिखेंगे इस डायरेक्शन में। ओके, और ये जो इस डायरेक्शन में ही ट्रांसफर हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म मीन्स केमिकल के इन्फ्लुएंस में आगे ट्रैवल होना, ट्रांसफर होना या मूवमेंट होना। ठीक है, केमिकल के इन्फ्लुएंस में जब हम मूवमेंट कराते हैं तो उसे हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी पॉलन ग्रेन्स को रिसीव किया गया है, पहले तो एक केमिकल इंटरैक्शन चलेगा टू एक्सेप्ट, पहले ओवरीज, पहले यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पॉलन ग्रेन्स में एक केमिकल डायलॉग चलेगा। एनसीईआरटी ने लिखा है केमिकल डायलॉग। केमिकल डायलॉग चलेगा कि ये मेरे अपने स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन है या नहीं, तभी उसे रिसीव किया जाएगा। अगर सेम स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन, बहुत सारे स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन आके लैंड कर सकता है स्टिग्मा में, बट अगर सेम स्पीशीज़ का होगा तो ही वो आगे रिसीव होगा, तो ही परमिशन मिलेगी कि आगे हम पॉलन ट्यूब बनाएं और गैमेट्स यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो जब सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन कंफर्म हो चुका है तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनना शुरू होगा। पॉलन ट्यूब बनना शुरू होता है तो पॉलन ट्यूब, मल्टीपल पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर पॉलन ट्यूब बना सकते हैं, बट अल्टीमेटली फर्टिलाइज तो एक ही करेगा। ओके, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब बना रहे हैं, बट अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉलन ट्यूब एक्सटेंड हो रहा है और इस पॉलन ट्यूब को हमने एक्सटेंड करके इस पॉलन ट्यूब को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। अब इस पॉलन ट्यूब के पास क्या है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर हमारे पास गैमेट्स है। कौन से गैमेट्स हैं, हमारे पास 2 मेल गैमेट है और एक हमारा वेजिटेटिव सेल का भी न्यूक्लियस आ रहा है। अब एक्सटेंड हुआ केमिकल इन्फ्लुएंस के अंदर, यहाँ पर हमने क्या बोला था, ये मान लेते हैं हमारा दिस इज आवर एग सेल, दिस इज आवर एग सेल। तो ये दोनों जो है ये सिनर्जिड्स है और सिनर्जिड्स के पास होते हैं हमारे पास फिलीफॉर्म अपैरेटस। सिनर्जिड्स के पास होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम है गाइड करने का, किसे गाइड करने का, पॉलन ट्यूब को और मेल गैमेट्स को गाइड करना होता है। और ये जो मेल गैमेट्स है, ये जो पॉलन ट्यूब है, अल्टीमेटली एंटर करेगा सिनर्जिड में, एग सेल में नहीं एंटर करने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वहाँ पर एक केमिकल डायलॉग चलेगा बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड कार्पेल। ठीक है, अगर इसे रिसीव कर लिया गया फिर क्या होगा, पॉलन ट्यूब will grow and proceed under chemical influence अब पॉलन ट्यूब के पास क्या है, हमारे पास जो गैमेट्स हैं वो न्यूक्लियाई, जो भी वेजिटेटिव सेल के और जो दोनों गैमेट्स हैं वो आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब सिनर्जिड्स
डू हैव फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो हमने क्या बोलना है यहाँ पर कि फिलीफॉर्म अपैरेटस ऑफ सिनर्जिड्स filiform apparatus of synergids will guide the pollen tube। जब सिनर्जिड्स के फिलीफॉर्म अपैरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगे, पॉलन ट्यूब एंटर करेगा फाइनली कहाँ पर, सो पॉलन ट्यूब एंटर्स वन ऑफ द, दोनों सिनर्जिड है ना तो एक में एंटर करेगा, वन ऑफ द सिनर्जिड्स, वन ऑफ द सिनर्जिड्स, और फिर यहाँ से आगे ट्रांसफर होगा इस जगह से, फिर यहाँ पर टुवर्ड्स, यहाँ पर एंटर करेगा और फिर फाइनली एग सेल के पास जाएगा एक मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो फाइनली यहाँ पर वन मेल गैमेट fertilizes the egg cell, और ये फाइनली क्या बना देगा हमारा zygote। This will lead to the formation of zygote। तो फाइनली हमारा zygote बना है कैसे, यहाँ से पॉलन ट्यूब से आने वाले हैं मेल गैमेट्स, एंटर करेंगे सिनर्जिड में, सिनर्जिड से होकर के एक मेल गैमेट जाएगा एग सेल के पास, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेगा, दूसरा जाएगा टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई, वहाँ पर भी एक फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास जाइगोट बन रहा है दैट इज 2n। क्यों 2n? क्योंकि मेल गैमेट n था, एग सेल n था, तो यहाँ पर 2n बन गया। पर जब फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है यहाँ पर इस तरीके से, पर अब क्या होगा, 6th नंबर पर हमें क्या करना है, इधर लिख देते हैं 6th नंबर पर क्या होगा, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विथ बोथ पोलर न्यूक्लियाई, जिससे फॉर्मेशन होगा एंडोस्पर्म का। और ये जो एंडोस्पर्म है ये होता है 3n। ओके, ये जो एंडोस्पर्म होगा यहाँ पर एक मेल गैमेट और जाएगा, और अब यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो 3n होगा, दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट, तो यहाँ पर बनता है हमारा एंडोस्पर्म। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब यहाँ पर हमने दो टाइप के फ्यूजन देखे, एक जो बना रहा है जाइगोट, दूसरा जो बना रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हम बोलेंगे इसे, क्यों? क्योंकि अभी न्यूक्लियर फर्टिलाइजर, यहाँ पर न्यूक्लियस को हमने एक साथ फ्यूज कर दिया है, तो वहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा 3n। ठीक है, बाद में ये एंडोस्पर्म बनाता है, तो इस जगह पर हम लिख देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या फिर PEN। तो यहाँ पर हमने देखा दो फर्टिलाइजेशन या दो फ्यूजन हो रहा है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हुआ है हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के केस में होता क्या है, हमने क्या देखा, What is double fertilization? डबल फर्टिलाइजेशन में वन मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग सेल टू फॉर्म 2n जाइगोट, और सेकेंड में होता है वन मेल गैमेट fuses with both polar nuclei
which forms 3N leads to the formation of primary endosperm nucleus. बाद में ये बना लेगा primary endosperm cell. ओके, जब मेम्ब्रेन बन जाएंगे तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन, ये 2 बार फ्यूजन हो रहा है. सिंपल. अब हम आ जाते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. हमने क्या बोला, ये नेचुरली हमने देख लिया कि नेचुरली हम कैसे कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नेचुरली कैसे हो रहा है. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आर्टिफिशियली हमने सेलेक्ट किया है कि हमें इस प्लांट के या इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइज करना है, हाइब्रिडाइज करना है. ऑल द स्पीशीज़ वहाँ पर सेम रहने वाला है अगर हम बात करें अभी, क्योंकि रिसीव नहीं होगा, बट हम फोर्सफुली भी करवाते हैं, इंटरस्पेसिफिक भी करवाते हैं, बट यहाँ पर हम सेम स्पीशीज़ के अंदर की बात कर रहे हैं. ओके, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में 2 चीज़ें होती है. एक होता है इमैस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग. So what is emasculation? Emasculation मतलब removal of male reproductive part, that is stamen. Removal of male reproductive part, or we can say stamen, from the flower. ओके, और जब हम बात करते हैं बैगिंग की, तो बैगिंग मतलब कवरिंग ऑफ स्टिग्मा. ठीक है, विथ बटर पेपर हम बोल सकते हैं, और प्लास्टिक बैग. अब यहाँ पर क्यों किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है. ये हमारे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है. हमने क्या किया, हमें चाहिए कि हमें इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं करना है, हमें एक दूसरे फ्लावर के एंथर से पॉलिनेशन करवाना है. फाइन, हमें इस फ्लावर के एंथर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो यहाँ पर हमें चाहिए कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इन 2 फ्लावर्स में हो. हमने चूज कर लिया एक मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर. दोनों बाइसेक्सुअल है, ये एक मेल एक हो सकता है बाइसेक्सुअल, दूसरा मेल हो सकता है, या फिर एक बाइसेक्सुअल दूसरा फीमेल फ्लावर हो सकता है. ओके, अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों सेम टाइप के होंगे, जैसे बाइसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ही होंगे तभी सेम स्पीशीज़ के होंगे. अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हम करा सकते हैं, लेकिन फिर हमें वहाँ पर केमिकल के थ्रू रिसेप्टिविटी भी करवाना होगा पॉलन ग्रेन्स का. अब यहाँ पर हो सकता है कि हमने क्या किया, इसको फीमेल कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने मेल फ्लावर का इसको कंसिडर कर लिया है. ठीक है तो बाइसेक्सुअल ही दोनों. अब क्या हो रहा है, हमने एक को फीमेल एक को मेल कंसिडर कर लिया, क्योंकि सेम स्पीशीज़ के हैं तो दोनों बाइसेक्सुअल होंगे. अगर हम इंटर स्पेसिफिक करा रहे हैं तो हो सकता है एक बाइसेक्सुअल हो एक यूनिसेक्सुअल हो, पर हम सेम स्पीशीज़ के अंदर करा रहे हैं. अभी क्या हुआ, इसको हमने मान लिया, हम बोलेंगे इसे फीमेल फ्लावर है हमारा, इसने हमको फीमेल इसमें मान लिया, इसने मेल फ्लावर. ठीक है, अब फीमेल फ्लावर है तो हमें यहाँ पर एंथर या स्टिग्मा की यहाँ पर स्टेमन की ज़रूरत नहीं है. तो स्टेमन की जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस फ्लावर को बड स्टेज पे ही, ओके फ्लावर खुलने से पहले बड स्टेज पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन मीन्स इसे हम रिमूव कर देंगे. कैसे, कट कर देंगे. ओके इसे हम कट कर देंगे. हमने इमैस्कुलेशन कर दिया मैच्योर होने के पहले, बड खुलने के पहले. ओके अगर बड खुल जाता है तो भी मैच्योरेशन के पहले हमने कट कर दिया ताकि यहाँ से पॉलन ग्रेन ना निकले. कट कर दिया और इसे अब हम क्या करेंगे, इसको हम कवर कर देंगे. इसे हम कवर कर देंगे. क्या किया हमने, बैगिंग किया. क्यों बैगिंग किया, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें सिर्फ इस प्लांट के पॉलन ग्रेन से इसे पॉलिनेट करना है, फर्टिलाइज करना है बाद में. हमें किसी और प्लांट का यहाँ पर पॉलन ग्रेन नहीं चाहिए. तो चांसेस है कि किसी और फ्लावर के भी
पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके पॉलिनेशन कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, हमने इसको कवर कर दिया है और यहाँ से हमने मेल पार्ट हटा दिया है ताकि सेम सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो ये हमारा सेफ हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसके पॉलन ग्रेन्स चाहिए। तो हमने जिस प्लांट को फीमेल कंसिडर किया है हम उसमें इमैस्कुलेशन भी करेंगे और बैगिंग भी करेंगे। जब यहाँ पर हमारा ये पिस्टल या कार्पल मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने का मतलब अब ये रेडी है टू रिसीव एंड टू फर्टिलाइज, जब ये मैच्योर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर भी जब मैच्योर हो रहा है तो हम यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उठाएंगे और इस पॉलन ग्रेन को हम ये बैग हटाएंगे। बैग हटाने के बाद कि हमने बैग हटा दिया, बैग हटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स हम यहाँ पर ब्रश कर देंगे, डस्ट कर देंगे पॉलन ग्रेन, और उसके बाद फिर से हम बैगिंग कर देंगे। फिर से हमने बैग लगा दिया, ठीक है। क्यों बैग लगाया दोबारा, कि अभी भी कोई और फ्लावर का पॉलन ग्रेन यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो हमने पॉलिनेशन के पहले भी बैग लगाया और पॉलिनेशन के बाद भी बैग लगाया, हमने कम्प्लीटली इसको प्रोटेक्ट करके रखा है। तो ये प्रोसेस है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइज करने का, उसके बाद ये अपना नेचुरल प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पर हम इमैस्कुलेशन करते हैं, बैगिंग करते हैं ऑफ द फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइज हो भी जाता है तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। नाउ नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमने क्या कर लिया, अभी तक फर्टिलाइजेशन के इवेंट देख लिया, आर्टिफिशियली भी हमने हाइब्रिडाइज कर लिया। कैसे फर्टिलाइजेशन, हमने इसके पहले पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने बनाया था मेल गैमेट फीमेल गैमेट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें देखना है फर्टिलाइज होने के बाद अब क्या हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है। तो एंड प्रोडक्ट में हमारे पास 3 चीज़ें आती है, फ्रूट, सीड एंड एंडोस्पर्म, ठीक है। सीड के अंदर ही एंडोस्पर्म होता है। अब क्या हो रहा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने यहाँ पर एंडोस्पर्म देखा। एंडोस्पर्म क्या है हमारे पास 3n, कैसे बना, ड्यू टू द सेकेंड फ्यूजन या तो ड्यू टू द मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट फ्यूज किया है विथ पोलर न्यूक्लियाई। तो ड्यू टू फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ 2 polar nuclei। अब ये स्टार्टिंग में बनाता है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या न्यूक्लियाई, एंड फाइनली जब मेम्ब्रेन बन जाता है तो हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके कुछ अच्छा, ये एंडोस्पर्म क्यों बना है, इट हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन, ओके, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब क्या हो रहा है कि जो सीड हमें मिलता है, कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म रह जाते हैं, कुछ सीड्स में कंप्लीटली वो खत्म हो जाते हैं, पूरा यूटिलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है कोकोनट की। तो कोकोनट में हम जो कोकोनट वाटर पीते हैं दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और फ्री एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो वाइट कलर का हम जो कर्नल खाते हैं, वाइट कलर का कोकोनट के बाहर जो वाटर पार्ट रहता है उसके बाहर एक वाइट कलर का कवरिंग जो हम खाते हैं, वाइट पार्ट, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। तो ये कोकोनट का एक एग्जाम्पल है। कुछ में कुछ सीड्स में रह जाता है, कुछ में नहीं रहता है, कुछ में नहीं बचता है।
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के हमें स्टेजेस देखना है। सो क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारा एम्ब्रियो बन के तैयार है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रोथ होगा, तो सबसे पहले जो एम्ब्रियो होता है हमारा वो डिवाइड करेगा, उसमें डिविजन्स होंगे और वो बनाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो बनता है इस तरीके का कुछ डिज़ाइन बनता है एम्ब्रियो में, दैट इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। दिस इज ऐसा ऐसा कुछ बनता है, ओके। यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है। नाउ ये जब आगे डेवलप होगा तो ये यहाँ से डिवीजन करने लगता है, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास बनता है हार्ट शेप। इस तरीके से हार्ट शेप बनने लगता है हमारे पास एम्ब्रियो। दिस इज कॉल्ड हार्ट शेप एम्ब्रियो। और फाइनली हमें मिल जाता है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो। अब इस मैच्योर एम्ब्रियो में हमारे पास ये जो दो है दैट इज कॉटिलिडन्स। ये जो दो हमारे पास है दैट इज कॉटिलिडन्स, ओके, ठीक है। सो ये हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, सिंपल, ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो। और यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये जो दो पार्ट्स बने, जो दो पार्ट में डिवाइड हुए, उन्हें हम बोलते हैं कॉटिलिडन्स। नाउ कमिंग टू सीड। सीड हमारे पास जब फॉर्मेशन हो रहा है तो हम दो तरीके की सीड की बात कर सकते हैं, या तो डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास है दैट इज अ डाइकॉट सीड और डाइकॉटिलिडनस। डाइकॉट मतलब दो कॉटिलिडन्स है, ये दो कॉटिलिडन्स है हमारे पास। अब ये जो पोर्शन कहलाता है दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। या फिर हम सिंप्लीफाई अगर करें तो इस तरीके का हमने कुछ डायग्राम पढ़ा होगा, इस तरीके का कुछ डायग्राम होता है, इस तरीके का डायग्राम पढ़ा हुआ होगा। सो ये दो थे हमारे पास कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स दो कैसे होते हैं, जैसे मटर में हम क्या करते हैं, ये इस तरीके का दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल। तो इस तरीके के जो सीड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइकॉट सीड्स या डाइकॉट प्लांट्स। दो कॉटिलिडन्स है, ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दिस इज आवर एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्लूमूल। एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट इज कॉल्ड एज रेडिकल। प्लूमूल क्या बनाएगा आगे चलकर, प्लूमूल शूट बनाता है, प्लूमूल विल मेक शूट एंड रेडिकल मेक्स रूट। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें जो कि एनसीईआरटी में बनी है, तो दिस पोर्शन, ओके, दिस पोर्शन इज द प्लूमूल एंड ये हमारा रेडिकल है। और रेडिकल के नीचे यहाँ पर हमारे पास है रूट कैप। रूट कैप क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा रूट्स को। रूट कैप हमने रूट जो पढ़ाया जाएगा क्लास 11th का ही पोर्शन है, ठीक है। तो रूट के नीचे एज अ प्रोटेक्टिव इस तरीके का अगर हम टैप रूट पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से हमने रूट कैप पढ़ा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये दिया है डायग्राम, ये रूट कैप होता है, प्रोटेक्ट करके रखता है रूट के मेरिस्टेम्स को, एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट को ये प्रोटेक्ट करके रखता है, तो इसलिए रूट कैप होता है। तो यहाँ पर हमने बोला रेडिकल क्या बनाएगा, रूट, और उसके लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है रूट कैप, प्लूमूल, डाइकॉट, ठीक है। दो कॉटिलिडन्स मतलब डाइकॉट, ये हमारा एक डाइकॉटिलिडनस सीड में होता है। अगर हम कंपेयर करें विथ मोनोकॉट्स, तो मोनोकॉट में इनसे क्या डिफर होगा, इनसे क्या डिफरेंट होगा मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स में अगर हम कंपेयर करें तो सिंगल कॉटिलिडन होता है, ठीक है। इनके पास पहला नंबर सिंगल कॉटिलिडन होता है जिसे हम कहते हैं स्क्लूटेलम।
इनके पास कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा होता है, कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा होता है, प्लूम्यूल के ऊपर कॉलियोप्टाइल, रेडिकल के नीचे कॉलियोराइजा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट सीड में। ओके, अब मोनोकॉट डाइकॉट में एक एक एग्जांपल, मोनोकॉट जैसे हम बोल देते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स का एग्जांपल हमारे पास हो गया ग्रासेस, मोनोकॉट सीड में आ गया वीट, डाइकॉट्स में आ गया पी, ग्राम्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। नाउ व्हाट इज एपोमिक्सिस? क्या होता है, कई बार कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें एक्चुअल फर्टिलाइजेशन जो होता है नहीं हो रहा होता है। अगर हमने बोला कि हम फ्रूट बना रहे हैं किसी प्लांट में विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखो फर्टिलाइजेशन जब हम करते हैं तो फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट जो होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फ्रूट, जो कि हमारा बना रहा है ओवरी से, फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी, ओवरीज हमारे फ्रूट बना देते हैं बाद में, और दूसरा है सीड जो कि बनता है फ्रॉम ओव्यूल। ओके, तो ओव्यूल सीड बनाते हैं एंड ओवरी फ्रूट बनाते हैं, ये एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो ये दोनों नहीं बनने चाहिए, बट कुछ प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनेगा, लेकिन उसमें सीड बनना बने या ना बने ज़रूरी नहीं है। कुछ प्लांट्स में ऐसा हो रहा है कि हमने सीड बन गया है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो जब फ्रूट बनता है, व्हेन फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हम उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल हमारे पास है बनाना, बनाना में पार्थेनोकार्पी होता है। ओके, जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा लेकिन फ्रूट बन रहा है ओवरीज। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर सीड फॉर्मेशन हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। ओके, एपोमिक्सिस। क्योंकि हमारे पास फर्टिलाइजेशन के दो एंड प्रोडक्ट्स है, फ्रूट और सीड, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो बनना नहीं चाहिए, बट अगर फ्रूट बनता है तो दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, एंड अगर सीड बनता है तो उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। अब ये कैसे बना है? सीड क्या हो सकता है, कई बार हो सकता है कि यहाँ पर किसी, हमने बोला था कि न्यूसेलस होता है। ओके, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अराउंड न्यूसेलस होते हैं, न्यूसेलस का एक सेल मैच्योर करके फाइनली एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो अगर कोई सा भी सेल ऑफ न्यूसेलस आगे कन्वर्ट हो जाता है इनटू एम्ब्रियो, तो ये आगे जाकर सीड बना देता है। ठीक है, कौन सा सेल्स? न्यूसेलस के सीड। तो या तो न्यूसेलस के सीड, क्योंकि न्यूसेलस के सीड ऑलरेडी हमारे पास 2n होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास 2n बन गया फाइनली। तो इस तरीके से हमारा सीड फॉर्मेशन हो सकता है। आया समझ? तो एक तरीका ये है सीड फॉर्मेशन का कि हमने कैसे एपोमिक्सिस कर लिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमने जो एग सेल बना है वो हमने क्या बोला था, हैप्लॉइड था। दूसरा तरीका क्या है, एक तो तरीका ये है एपोमिक्सिस के, दूसरा तरीका क्या है कि एग सेल इज डिप्लॉयड, मतलब फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस या विदाउट रिडक्शनल डिवीजन। तो एग सेल हमने बना दिया है, मियोसिस हुआ ही नहीं, एग सेल होना चाहिए था एन, कैसे एन आएगा, न्यूसेलस के जो सेल्स है यहाँ पर ये होना चाहिए था इनका मियोसिस होता, मियोटिक डिवीजन होता, तो रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू ये एन हो जाता, लेकिन यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ, जिसकी वजह से एग सेल हमारा डिप्लॉयड हो गया और यही आगे चलकर हमारे जाइगोट को बना दिया है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या बन चुका है, सीड। सो दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। अब पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है मल्टीपल एम्ब्रियोज,
मल्टीपल एम्ब्रियोज। मल्टीपल एम्ब्रियो कैसे हो सकता है? जैसे अगर न्यूसेलस के बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स ने सीड बना दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? पॉलीएम्ब्रियोनी हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल एम्ब्रियोज फॉर्म हो रहे हैं एक ही ओवरी के अंदर। सो दैट इज अ कंडीशन जहाँ पर पॉलीएम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस एक ही साथ चल सकते हैं। एपोमिक्सिस हुआ, एक न्यूसेलस के सेल ने सीड बना दिया, दैट प्रोसेस को हम बोलेंगे एपोमिक्सिस, और इट मे रिजल्ट इन अ कंडीशन कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, क्योंकि हो सकता है सिर्फ एक सेल नहीं, मल्टीपल सेल ऑफ न्यूसेलस जो है वो एम्ब्रियो बना दे, सीड बना दे। तो यहाँ पर एपोमिक्सिस भी हो रहा है क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और पॉलीएम्ब्रियोनी हो रहा है क्योंकि मल्टीपल एम्ब्रियोज फॉर्म हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था एंड होपफुली समझ में आया हो, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट हमें रिवीजन करना है। तो हम इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वन शॉट में ही हमने ख़त्म करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वन शॉट में ही हमने ख़त्म करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।